सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो 2020 में पेपर हुआ था उसका पूरा सोल्यूशन, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और इससे पहले जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके, चाहे वो 21 का पेपर हो, 19 का पेपर हो, 18 का पेपर हो, ये सारे पेपर्स मैं सॉल्व करा चुका हूँ। और आपकी क्लासेस मैंने चैप्टर वाइज ली हैं और राजन पॉन सीरीज पूरा सॉल्व कराया और आपकी मास्टर क्लास ली है। एक ही क्लास में मैंने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। तो मास्टर क्लास देखना आप लोग मत भूलिएगा। मास्टर क्लास एक ही क्लास आप देख लोगे तो आपका पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं आपके पेपर का सोल्यूशन। यहाँ पे देखिए 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है वह है cos a बराबर 0, तो a का मान होगा। अब cos a बराबर 0, अब 0 की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 की जो वैल्यू होती है वह 0 होती है। ठीक है, तो a बराबर दोनों जगह cos इनवर्स आप ले लोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे 90 अंश, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 2 है आंकड़े 5 7 9 7 9 7 7 5 3 5 का बहुलक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे अधिक बार 7 आ रहा है, 7 जो है वह 4 बार आ रहा है और बाकी संख्याएं जो है वह 2 बार 3 बार ऐसे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है का मान होगा। अब सभी को इंडिविजुअल आप लिख लीजिए। देखिए रूट बी बाई रूट ए, इसको हम लोग रूट बी बाई ए को रूट बी बाई रूट ए भी लिख सकते हैं, फिर इनटू रूट सी बाई रूट बी, इस प्रकार से लिख सकते हैं, फिर रूट ए बाई रूट सी। अब देखिए यहाँ पे रूट सी नीचे है और यहाँ ऊपर है अंश में, तो ये कट जाएगा। यहाँ देखिए रूट ए हर में है, यहाँ अंश में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए रूट बी हर में है, यहाँ अंश में है, कट जाएगा। इस तरीके से सभी कट जाएंगे और मान कितना आ जाएगा, 1। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है एक वृत्त का व्यास 12 सेमी है, वृत्त की परिधि होगी। परिधि जो होता है वह होता है 2 पाई आर, और 2 आर इंटू पाई भी इसको लिख सकते हैं। और 2 आर की वैल्यू हमें पता है 12 दी गई है, तो ये हो जाएगा 12 इंटू पाई, यानी कि 12 पाई। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा 12 पाई, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 5 है समांतर समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। समांतर समचतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज हो तो उसके अंतः कोणों का जो योग होता है 360 अंश होता है, या जिसे 4 गुणे 90 अंश या 4 समकोण भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपके 5 विकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। अति लघु उत्तरीय में देखिए पहला है 6 नंबर, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पे एक साथ शीर्ष की संभावना ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 सिक्के उछाला जाएगा, तो मान लेते हैं पहले सिक्के पे हेड आया और दूसरे पे टेल आया, या फिर पहले पे टेल आया दूसरे पे हेड आया, ये हो सकता है, या फिर दोनों पे टेल आ गया या फिर दोनों पे हेड आ गया। 2 सिक्कों की आप उछालोगे तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, फिर दोनों सिक्कों पे शीर्ष आने की जो संभावना होगी वह कितनी होगी। देखिए 4 केस हो सकते हैं, उसमें से एक केस ये है कि दोनों सिक्कों पे शीर्ष आ जाए। 1 बटे कुल संभावनाएं तो 4, तो 1 बटे 4 यही हो जाएगा संभावना। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वह आ जाएगी 1 बटे 4। ऊपर हम लोग लिखते हैं जितना केस बनता है फेवर में, तो फेवर में बन रहा है 1 केस और कुल कितने केस हैं, 4 केस बन सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेमी है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन आप लोग जानते हैं ऊपर नीचे इस तरीके से सर्कल
और ये इस तरीके से सिलेंडर होता है, ठीक है, ये होता है बेलन। तो इसके जो ये आधार की त्रिज्या होती है, ये जो वृत्त होता है इसकी जो त्रिज्या होती है, इसमें गुणा कर दिया जाता है हाइट से, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें इसका आयतन मिल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, इसी में बस आपको ऊंचाई का गुणा कर देना है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे ऊंचाई भी आपको दी गई है, तो कितना हो जाएगा 100 गुणे 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहाँ पे आयतन है सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, या घन सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को हल कीजिए। तो समीकरण हम लोग लिख लेते हैं और इसके गुणनखंड कर लेते हैं, इसका हल हमको मिल जाएगा। देखिए समीकरण है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए पहले दोनों पदों में x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5, फिर प्लस 2x प्लस 5 और बराबर 0, ठीक। अब x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो अब x प्लस 5 बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस 2 इधर भेज देंगे तो हो जाएगा x बराबर -5, और इसी तरीके से x प्लस 2 बराबर भी 0 लिख सकते हैं। x प्लस 5 को बराबर के उधर भेज देंगे तो 0 के बटे में आ जाएगा और वो भी 0 हो जाएगा। तो x प्लस 2 बराबर 0 और x की वैल्यू माइनस, x की दो वैल्यू आपको मिल गई, एक वैल्यू x की -5 और एक x की वैल्यू -2। तो ये दो वैल्यू आपको x की मिल गई। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न संख्या 9 है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की जो त्रिज्या है वह अगर हम लोग r मानते हैं तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 4r, क्योंकि यहाँ पे दिया गया कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की 4 गुनी है, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात आपको निकालना है। तो पहले का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और दूसरे का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई a1 इसको बोला जाए और इसको a2 बोला जाए, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 4r है, 4r का स्क्वायर हो जाएगा, तो a1 जो है वह तो पाई आर स्क्वायर है ही, और जो a2 आ जाएगा दूसरे का एरिया वह आ जाएगा पाई 16r स्क्वायर, ठीक। इसके बाद देखिए अगर a2 बाई a1 निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 बाई 1, यानी कि a2 अनुपाते a1 कितना आ जाएगा 16 अनुपाते 1 का अनुपात होगा, ठीक। तो इस तरीके से अनुपात यहाँ आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण A बराबर 55 अंश, कोण B बराबर 60 अंश हो तो कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज बोला गया कि है जिसमें कोण A और कोण B का मान आपको दिया गया है, C और D का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज इस तरीके से आप बनाओगे, एक ये हो गया सर्कल, सर्कल में 4 पॉइंट आप ले लो A B C D, ठीक। अब इनको मिला दो चारों पॉइंट को, तो ये बन जाएगा क्या चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। अब देखिए प्रश्न में आपसे क्या बोल रहा है, प्रश्न में आपसे बोल रहा है कि कोण A 55 अंश है और B 60 अंश है, ठीक। तो आपसे कोण C और D का मान पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोण A और धन कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, क्योंकि कोण A और कोण C चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश होता है। तो कोण A धन कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, और कोण A का मान पता है 55 अंश, तो कोण C बराबर 180 अंश, और कोण C बराबर 180 माइनस 55 हो जाएगा, 55 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 125 अंश। कोण C का जो मान आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 125 अंश आ जाएगा यहाँ। और इसी तरीके से आप कोण D का करोगे, कोण B धन कोण D कितना आ जाएगा 180 अंश, और कोण D का जो मान आ जाएगा वह 120 अंश आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हो, और इसको इसी प्रकार से लिखिएगा परीक्षा में। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 होता है 1/2, फिर cos 60 भी होता है 1/2, और
10 45 होता है 1। अब इनको जोड़ोगे आप तीनों को तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस तरीके से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो लघुत्तरीय प्रश्नों में देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। दो समीकरण आपको दिए गए हैं, दो रेखीय समीकरण हैं, इनको हल करना है। तो रेखीय समीकरण देखिए दो चर हैं, तो इनको कैसे हल करते हैं। दो चर है, दो समीकरण दिया गया है, तो मान हम लोग निकाल सकते हैं। और निकालने की विधियां क्या होती हैं, एक विलोपन विधि होती है, एक प्रतिस्थापन विधि होती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से इसको हल करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पहले तो दोनों समीकरण को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए दोनों समीकरण है 2x माइनस 3y। ये देखिए ये दो समीकरण आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पहले तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, जो भी देखिए x और y दिए गए हैं उनमें से या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट आप बराबर कर लीजिए दोनों समीकरण में। उसके बाद हम लोग समीकरण को जोड़ देते हैं या घटा लेते हैं जैसी जरूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए किसका आसान लग रहा है आपको यहाँ पे बराबर करना। तो देखिए ये x का कोफिशिएंट है 2x और 7x। तो 7x देखिए बड़ा नंबर लग रहा है और यहाँ पे देखिए 3y और 2y है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें और यहाँ पे 3 से गुणा कर दें पूरे समीकरण में, तो दोनों बराबर हो जाएंगे y के कोफिशिएंट। तो 2 से ऊपर गुणा करिए पहले समीकरण में, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y बराबर 26 के पूरे में 2 से गुणा होगा। इसी तरीके से इसमें पूरे में 3 से गुणा होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 21x और ये हो जाएगा माइनस 6y और ये हो जाएगा 60। अब देखिए दोनों का जो साइन है 6y माइनस 6y माइनस 6y है, मतलब कि घटाना पड़ेगा। अगर अपोजिट होता तो जोड़ देते, अगर एक प्लस होता एक माइनस होता तो जोड़ते हैं, और दोनों समान चिन्ह है तो घटाएंगे। अब देखिए घटाएंगे तो ये जो नीचे वाले के जितने चिन्ह हैं, जैसे प्लस 21x है ये हो जाएगा माइनस 21x, और प्लस ये माइनस 6y है तो ये हो जाएगा प्लस 6y, और ये देखिए प्लस 60 है तो हो जाएगा माइनस 60। अब देखिए माइनस 21x में 4x जुड़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा माइनस 17x। और इस तरीके से देखिए माइनस 6y प्लस 6y आपस में कट के खत्म हो जाएगा, और ये देखिए माइनस 60 में 26 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 34, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 34/2। तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 हो गई। इसके बाद x की वैल्यू जब आपको 2 मिल गई तो किसी एक इन दोनों में से किसी एक समीकरण में x की वैल्यू रख दीजिए। हम पहले में ही रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 4 माइनस 3y बराबर 13, या फिर माइनस 3y बराबर 13 माइनस 4 यानी कि 9, और y बराबर हो जाएगा माइनस इधर भेज दीजिए माइनस 9/3, और y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3 के। तो x की वैल्यू आपको 2 मिल गई और y की वैल्यू कितनी माइनस 3। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये तो हो गई विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2x माइनस 3y बराबर 13 दिया हुआ है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 13 प्लस 3y, और x बराबर हो जाएगा 13 प्लस 3y बराबर 2। ये देखिए पहले समीकरण का x का वैल्यू y के रूप में आ गया, तो यही वैल्यू हम लोग क्या करते हैं दूसरे समीकरण में इसमें पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू मिल जाएगी तो किसी एक समीकरण में रख के हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है करना, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। 40 छात्रों की जो आयु है वह आपको यहाँ पे दी गई है, और अब इसको आपको माध्यिका इसमें ज्ञात करनी है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, जब बारंबारता सारणी हमको दी होती है, चलिए देखते हैं। अब इसी सारणी को हमें बनाना होता है संचयी बारंबारता। एक कॉलम और जोड़ेंगे। पहले तो देखिए इसे सीधे सीधे खड़े खड़े लिख लेते हैं वर्टिकली। देखिए हमको क्या क्या दिया गया है, हमको दिया गया है 40 छात्रों की आयु, और इस आयु के कितने छात्र हैं, ये हो जाएगा बारंबारता या छात्रों की संख्या। तो इसे आप लोग बारंबारता ही लिख लीजिए। देखिए आयु कितनी है 10 वर्ष, 10 वर्ष की कितने हैं 4,
और इसी तरीके से आयु कितनी है 12 वर्ष, 12 वर्ष के हैं 8, और 14 वर्ष, 14 वर्ष के हैं 12, 16 वर्ष के हैं 6 और 18 वर्ष के हैं 10। ठीक है, अब ये दो कॉलम जो आपको यहाँ दिया गया था उसको हमने लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता, जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हैं, संचय मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना। तो अब देखिए ये 4 आई या बारंबारता, तो हमने 4 इकट्ठा कर लिया, ये हो गया 4। अब 4 हमारे पास पहले से है, इस 4 में अगली जो बारंबारता आई उसको हम जोड़ देंगे, तो 4 में जुड़ जाएगा 8, ये हो जाएगा 12। ठीक, 12 हो गया। अब इसके बाद अब हमारे पास है बारंबारता 12 तक। अब फिर से बारंबारता आई 12, तो 12 में 12 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 24। इसी तरीके से 24 में 6 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 30, और 30 में 10 जुड़ेगा तो हो जाएगा 40। कुल बारंबारता देखिए छात्रों की संख्या कितनी है 40। संचयी बारंबारता कुल बारंबारता होती है, अगर लास्ट वाला हम देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। और माध्यिका देखिए बारंबारता का योग यहाँ पे 40 है, मतलब 40 पद हैं, तो बारंबारता 40 है, इसका मतलब 40 पद हैं। तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका का जो सूत्र लगेगा वह जब सम होती है, माध्यिका जब सम होती है तो क्या होता है, माध्यिका सम होती है तो सूत्र होता है 1/2 और ब्रैकेट में n/2वां पद धन n/2 धन 1 होगा। ठीक है, यही गलती होती है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा, n/2 धन 1वां पद। ठीक, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 40 है, तो ये हो जाएगा 1/2 और 40/2 यानी कि 20वां पद धन 20 धन 1 यानी कि 21वां पद, ये हो गया। अब 20वें पद का मान क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक आए हैं 4 पद, यहाँ तक आए हैं 12 पद, 12 के बाद देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये कहाँ आए हैं, ये आए हैं इसमें। संचयी बारंबारता देखिए 12 के बाद 24 यहाँ आई है, तो 12 के बाद वाले जो पद हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये किसमें आए हैं, जिसकी बारंबारता 12 है उसमें आए हैं, तो 14 वर्ष की आयु वर्ग में आए हैं। और यहाँ पे हमें 20वें पद और 21वें पद का मान कितना होगा, वह होगा जिस संचयी बारंबारता में ये आ रहा है, तो 20वें और 21वें पद का जो मान होगा वह होगा 14। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे संचयी बारंबारता से, तो ये हो जाएगा 1/2, 20वें पद का मान 14 धन 21वें पद का भी मान 14, तो ये कितना आ जाएगा 28/2 यानी कि 14। ठीक है, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं, माध्यिका आ जाएगा 14। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप निकालोगे। यही देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज याद होना चाहिए। देखिए tan का उल्टा होता है cot, और cot tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो cot 45 की वैल्यू 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4 × 1 का स्क्वायर माइनस sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, sec 60 की वैल्यू होती है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4 गुणे 1 हो जाएगा यानी कि 4, और यहाँ पे हो जाएगा -4 और धन 1/2 यानी कि 1/4। अब 4 में से 4 घटेगा 0 और बचेगा 1/4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 है एक घनाभ की माप 48 सेमी गुणे 42 सेमी गुणे 18 सेमी, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक घनाभ आपको दिया गया, घनाभ की माप आपको दी गई है। अब इसी घनाभ को इसके आयतन के बराबर आयतन वाले अगर घन की हम भुजा निकालें तो कितना उस घन की भुजा होगी, वह हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, जो घन का आयतन है वही हमें घनाभ के आयतन के बराबर दिखा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली एक क्यूब बराबर हो जाएगा घन का आयतन जो होता है वो कितना होता है, भुजा का क्यूब बराबर हो जाएगा जो घनाभ का आयतन है। घनाभ का आयतन यही होगा 98 गुणे 42 गुणे 18। ठीक, अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए एक क्यूब
बराबर हो गया 98 गुणे 42 गुणे 18। अब यह गुणा आपको निकाल लेना रहेगा, तो एक क्यूब का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 74,088। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 74 का क्यूब रूट निकालना है। ए बराबर जो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 74088। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करके देखेंगे। तो देखिए 2 से भाग जाएगा, सम है, तो ये कितना हो जाएगा 37044। फिर देखिए 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1 8 5 2 और 2 9 2 6 9 2 6 और 1। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा तो अब ले जाएंगे 3 से। अब देखिए 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3 फिर 0 फिर 8 और 7। फिर 3 से देखिए तो 1 फिर 0 फिर 2 और 9। फिर देखिए अभी भी 3 से जाएगा एक बार तो ये हो जाएगा 3 4 3। फिर देखिए 3 से अब नहीं जाएगा, अब जाएगा 7 से, क्योंकि 4 5 और 6 से नहीं जाएगा तो 7 से जाएगा तो हो जाएगा 49। फिर 7 से ले जाएंगे तो 7 बार में जाएगा, फिर 7 से ले जाएंगे तो एक बार में खत्म हो गया। यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखिए 3 बार 2 3 बार 3 और 3 बार 7 आ रहा है। तो आपको पता होता है घनमूल निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, जो भी संख्या आएगी उसका 3 3 का पेयर बनना चाहिए। तो अब घनमूल में यही 3 3 का पेयर लिखते हैं और एक पेयर में से एक संख्या लिख लेते हैं। तो यह जाएगा 2 6 6 7 42 42। जो मान आ जाएगा 42 आ जाएगा और इसका जो क्यूब रूट आ जाएगा इसका मतलब 42 आ जाएगा। यानी कि घन की जो भुजा हो जाएगी वह कितनी आ जाएगी, 42। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी व्यास है। वृत्त पर बिंदु सी डी इस प्रकार है कि कोण सी ए बी 30 अंश, कोण ए बी डी 40 अंश। तो कोण सी ए डी और कोण सी बी डी ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोण सी ए डी हमको निकालना है। कोण सी ए और डी मतलब ये पूरा कोण जो है ये हमें निकालना है। अब यह जो पूरा कोण है यह दो कोणों से मिलके बन रहा है। यह जो एक 30 अंश आपको दिया गया है यह कोण और ये वाला पूरा कोण। ठीक है, इन दोनों कोण से तो कोण सी ए डी को क्या लिखा जा सकता है, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी धन कोण बी ए डी, बी ए डी। तो कोण सी ए डी बराबर हो जाएगा कोण सी ए बी। सी ए बी का मान यहाँ पे दिया गया है 30 अंश धन कोण बी ए डी निकालना है, बी ए डी। देखिए कोण बी ए डी क्या हो जाएगा, कोण बी ए डी क्या हो जाएगा, ये कोण आप कैसे निकालेंगे बी ए डी। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ये जो कोण है धन ये कोण है, ये कोण 180 अंश होगा। दो कोण पता है 130, तो ये तीसरा कोण कितना हो जाएगा, दोनों कोणों का योग 130 है। तो अब तीसरा जो कोण हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि ये आ जाएगा 50 अंश। ये आ गया 50 अंश, तो 30 अंश धन 50 अंश कितना हो जाएगा 80 अंश, ये 80 डिग्री आ गया। इसी तरीके से त्रिभुज ए बी सी में अगर आप कोण ये जो कोण है इसको निकालेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान 90 और 30 120, ये मान आ जाएगा 60 अंश। और ये जो पूरा कोण है जो हमको निकालना है कोण सी बी डी इसका मान कितना हो जाएगा, ये कोण धन ये कोण यानी कि 100 अंश, 40 धन 60। तो कोण सी बी डी का मान जो आ जाएगा वह 100 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, दो अंकों की एक संख्या का योग 12 है, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब दो अंकों की एक संख्या का योग 12 है, दो अंकों की एक संख्या लिखी गई है, उसके अंकों का योग 12 है, यदि उस संख्या से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए, यह आपसे बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग संख्या क्या मान लेते हैं,
हम अंकों को मानते हैं। माना संख्या के अंक x और y हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया पहली लाइन में दो अंकों की एक संख्या का योग 12 है। दो अंक की संख्या है, x एक अंक है, एक अंक है y, और इन दोनों का योग कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। यही कहना चाह रहा है प्रश्न में। अब संख्या कितनी होगी? तो संख्या देखिए, संख्या इकाई और दहाई से मिलके बना होता है। दहाई में 10 का गुणा करके लिखते हैं, यानी कि 10 गुणे x, और धन इकाई बराबर होता है संख्या के, ठीक है। तो संख्या बराबर हो जाएगा 10 गुणे दहाई धन इकाई, ये हो जाएगी संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बोल रहा है आपसे, अगर संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक का स्थान बदल जाता है। अब संख्या में अंकों का स्थान बदलने पे, संख्या जब अंकों का स्थान बदल दें, तो अब अगर स्थान बदल देंगे तो x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10 गुणे y धन x, ठीक है। तो यही कहा गया है कि अगर संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी कि इसमें से 10x प्लस वाई, यह पहले संख्या थी, इसमें से अगर कितना बोल रहा है? 36 घटाने को, 36 घटाने पे क्या हो रहा है? अंक बदल जा रहे हैं, यानी कि ये बन जा रही है संख्या। तो ये बराबर किसके होगा? इसी के 10y प्लस x के। अगर जो पहले संख्या है उसमें से हम 36 घटा रहे हैं तो यह अंक बदल के जो संख्या प्राप्त हो रही है उसके बराबर हो जा रहा है। अब यहीं से हमें सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, माइनस 36 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 10y प्लस x प्लस 36। अब इधर ले आइए x और y को, तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा माइनस 9y बराबर 36 के। अब देखिए 9 से भाग कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, चाहे दोनों तरफ कट कर दीजिए, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया आपकी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये है जो पहले ही लाइन में आपको दिया गया था। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। देखिए x प्लस वाई बराबर 12 है और x माइनस वाई बराबर 4, तो इसी में x प्लस वाई बराबर 12 है। अब जोड़िए तो 2x और ये देखिए माइनस वाई प्लस वाई कट जाएंगे और ये हो जाएगा बराबर 16 के, और x बराबर कितना आ जाएगा? 16/2, यानी कि 8। x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 8 रखी, तो पहले समीकरण में रख देंगे। दूसरे समीकरण में 8 माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 4, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। यानी कि पहली जो संख्या हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? पहली जो संख्या आएगी x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4 रखने पे, तो ये आ जाएगी 84, और इसमें से 36 घटाएंगे तो संख्या कितना बन जाएगा? 48। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा मान x और y का? 8 और 4। संख्या ज्ञात कीजिए तो संख्या कितनी हो जाएगी? 84। अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना खर्च आएगा? अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक 3 मीटर व्यास का ऐसे कुआं एक खोदना शुरू किया गया है जिसका जो व्यास है वह कितना है? वह है 3 मीटर का, ठीक है। और कितना गहरा खोदना है? गहराई जो रहने वाली है इस कुएं की, गहराई रहने वाली है 14 मीटर, ठीक है। अब यह जो जितना आयतन खोदा जाएगा उतना ही अधिक पैसा लगेगा, ठीक है। यह तो आपको पता ही है, कॉमन सेंस की बात है। तो 30 रुपए प्रति घन मीटर पे लग रहा है। अब हमें देख लेना है कितना घन मीटर हमको खोदना है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए आयतन निकाल लेंगे इसका, और यह आयतन यह क्या आकार ले रहा है? देखिए वृत्ताकार में खोदते जा रहे हैं तो यह एक सिलेंडर के फॉर्म में बनता है कुआं, ठीक है। एक बेलन के आकार में बनेगा, तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर, जो आपको आर की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, 2r की वैल्यू, व्यास की वैल्यू आपको दी गई है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। अब यहाँ से पाई की वैल्यू रखिए 22/7, तो r की वैल्यू 3/2 का 2 बार गुणा हो जाएगा इंटू h। 14 मीटर गहरा खोदना है तो गुणे 14। अब 2 से काटिए तो 7, अब 7 से 7 कट जाएगा। अब ये देखिए 2 से काटिए 22 को, 11, और 11 गुणे 9 हो जाएगा, यानी कि 99
घन मीटर खोदना है। तो 99 घन मीटर खोदना है। अब इसके बाद 1 घन मीटर खोदने के लिए 30 रुपए लग रहा है। तो खर्च कितना आएगा? खोदना है 99 घन मीटर और 1 घन मीटर का दाम है 30 रुपए। तो 30 गुणे 99 हो जाएगा। जैसे 1 मीटर कपड़े का दाम अगर 30 रुपए होता है और आपको 99 मीटर खरीदना होता तो कितना लगता है? 99 गुणे 30, तो वही बात है। तो 0 और 9 त्रिक 27 के साथ हासिल लगा 2, 9 त्रिक 27, 29, तो 2970 रुपए यही खर्च आएगा इस कुएं को खोदने में। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपने पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पे हल कर लिया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने कम से कम 5 घनिष्ठ मित्रों में आप इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आसानी से कम समय में सभी लोग पेपर का सोल्यूशन देख पाए। पेपर कैसा आता है, किस लेवल का आता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर उम्मीद है कि आप लोग को आसान लगा होगा। कितने नंबर का आपने किया यह मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और सभी वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सभी वीडियोस को देखना आप मत भूलिए। मैथ के सभी वीडियोस मैंने करा दिए हैं। और 4th सेमेस्टर की तैयारी आप अपनी अगर बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने पूरा ऐप पे कोर्स बना दिया है। आपके 4th सेमेस्टर का कोर्स आपको ऐप पे मिल जाएगा। उसमें देखिए आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। सभी जो 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स हैं उनका आपको चैप्टर वाइज क्लास मिलेगा, वो भी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। और चैप्टर के बाद में टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। आप टेस्ट भी कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आपको सभी सब्जेक्ट्स की पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। राजन पवन की जो वीडियोस हैं वह आपको देखने को मिलेंगी। राजन पवन सीरीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और सभी वीडियोस आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और सभी वीडियोस को बिना डिस्टरबेंस के, बिना प्रचार के आप देख सकते हैं। तो आप अपनी कंसंट्रेटेड पढ़ाई, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे जाकर के आप हमारा ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पे आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ भी अगर कोई क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय